हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और हम सभी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 11 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है जिसमें मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम रही अभी तक के प्रैक्टिस पेपर में तो आप मुझे वो कॉमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने मेरे इससे पहले के प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि सभी पेपर में मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। और हमारा जो चैनल है सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर आपको टेट एग्ज़ाम का पूरा मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु ओ त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है और एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री का है, तब आप एंगल बी ओ सी कितना होगा। तो आपको इस एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार ऑप्शन फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर 50 डिग्री है, 105 डिग्री है, 44 डिग्री है एंड 20 डिग्री है। तो आपको इन सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सही करना है। तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बताया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें जो ओ है वो आपका एक अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र आपका क्या होता है कि जब हम कोणों को विभाजित करते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो इन कोणों का जो विभाजन होता है, इस विभाजन से जो बिंदु आपका इन सभी को मिलाने पर बनता है वह बिंदु आपका अंतः केंद्र कहलाता है। अब यहाँ पर जो एंगल ए है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको इस ओ की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि इस एंगल की वैल्यू दी हो और आपको इसकी या इस एंगल की वैल्यू दी हो, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए, क्योंकि ए की वैल्यू दी है तो हमने एंगल ए लिया और एंगल ओ आपको फाइंड करना है। तो 90 प्लस एंगल ए आपका 30/2, 30/2 मतलब 15 और 90 और 15 आपका 105। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं तो ए में पुस्तकों की संख्या का प्रतिशत होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, पॉज करके अपने अकॉर्डिंग इसे सोचें किस तरह से हमें इसमें वर्क करना है। सबसे पहले तो मैं आपको सपोज़ की जो सेल्फ बी है, क्योंकि आपको यहाँ पर ए में जो पुस्तकें हैं उसका प्रतिशत कुल संख्या से बताना है। तो सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हम सपोज ले लेते हैं कि सेल्फ बी में 500 पुस्तकें। अब आगे बोला गया है कि जो 4/5 है इस बी की पुस्तकों का ए है, तो 4/5 यदि मैं 500 का लेती हूँ तो आपको मिलता है यहाँ पर 400। मतलब यदि बी में 500 है तो ए में 400 है। आगे बोला गया है कि ए की 25% मतलब ए में से 25% जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को निकाल कर, मतलब 100 पुस्तकों को निकाल कर यहाँ पर दे दिया गया। जब यहाँ दे दिया गया तो यहाँ 500 से 600 पुस्तकें हो गई और यहाँ पर आपकी कितनी पुस्तकें रह गई, 300 पुस्तकें रह गई। फिर आगे बात कर रहे हैं कि फिर बी से 25%, फिर यहाँ से 25% निकाली। 25% मतलब आपका कितना, 1/4। अब 600 का 1/4 मतलब आपका होता है 150। अब 600 में से 150 यदि आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 450 और 300 में 150 प्लस करते हैं तो होता है 450। अब ए में इतनी पुस्तकें रह गई और बी में इतनी पुस्तकें रह गई। दोनों आपकी कुल पुस्तकें कितनी है, 900। अब बताना है कि ए में जो पुस्तकें हैं कुल पुस्तकों का प्रतिशत। देखिए ओवरऑल कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक जो लाइन है आप उसको पकड़ के चलते रहें। तो ए में जो पुस्तकें हैं वो कितनी है, 50%, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में। आप फिर से इस पूरी मेथड को देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको मैंने जो भी
सॉल्व किया उसे बताने वाली हूँ। सेल्फ बी में मैंने सपोज किया कि 500 पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 यानी 400 पुस्तकें। अब 400 में से 25% पुस्तकें जो हैं वो दे दी ए ने बी को, मतलब 25% 400 का हुआ 100, मतलब 400 में से 100 पुस्तकें यदि बी को दी तो बी के पास हो गई 600 पुस्तकें और ए के पास रह गई 300 पुस्तकें। अब इस 600 में से 25% जो पुस्तकें थी बी ने ए को दे दी, मतलब 150 पुस्तकें यहाँ से ए के पास चली गई और 150 यहाँ से माइनस हो गई। तो इस तरह से टोटल जो पुस्तकें आपकी 900 हुई और बी से ए से उनका प्रतिशत निकाला, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है। देखिए इस साइन को आप समानांतर का साइन बोलते हैं, पैरेलल इंग्लिश में बोला जाता है। उसमें डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा सी बी पर 2 बिंदु हैं। अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से बनाना है कि जो डी ई है वो ए सी के समांतर है। यदि ए सी यह है आपका तो डी ई इस तरह से होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस त्रिभुज को मैंने किस तरह से बनाया है कि डी ई जो है ए सी के समांतर है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर आगे बोला गया है यदि जो ए बी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये जो पूरी लंबाई है ए बी की वो 10 सेंटीमीटर है और ए डी की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है। यदि ए डी 4 सेंटीमीटर की है तो डी भी आपकी कितनी सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ओवरऑल 10 है और 4 को हमने माइनस कर दिया है। इसी तरह से अब आगे आपको पूछा गया है कि बी और सी का रेशो कितना होगा। आप त्रिभुज की समांतर पैरेलल लाइन जो भी आती हैं उनकी प्रॉपर्टी को देखें तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन आपका होगा ए डी के बराबर किसके होगा, बी अपॉन सी के। तो यदि ये ए बी अपॉन ए डी 6/4 है तो बी अपॉन सी बराबर कितना होगा, 3:2, क्योंकि 6 और 4 अगर कट जाते हैं तो 3 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था या क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए हानि है आपका विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य के लिए आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लगाएं और सॉल्व करें। यहाँ पर ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, या फिर डायरेक्ट इसकी 20% हानि आप निकाल लें। तो देखिए 64,000 लिया, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, 20% की हानि हुई, आप इसे कैंसिल करें, मल्टीप्लाई करें तो आपका होता है 80,000, क्योंकि 8 से 64 आपका 8 टाइम 8,000 और ये 0 80,000। देखिए बहुत ही स्पीड में और जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। सी और डी जो हैं उनको सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें पूछा क्या गया है और क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले जो पूर्णांक है वो कितना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख करके भी बताती हूँ। पूर्णांक है आपका 500। अब एक सबसे पहले तो 10% की वैल्यू, 25% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, 25% की और 20% की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए। अब इसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ए है उसको बी की अपेक्षा 10% कम मिले। अगर 10% कम मिले हैं तो यदि बी को 10 मिले तो ए को कितने मिले? 9। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, मतलब यदि बी को सी को 4 मिले तो बी को कितने मिलेंगे? 5, क्योंकि एक आपका
ज़्यादा मिलेगा। फिर इसी तरह से ये आपका सी का नंबर हुआ। फिर सी और डी की बात करेंगे कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम। यहाँ पर यदि वैल्यू 5 मिली है डी को, तो सी को मिली है वैल्यू कितनी, 4। अब आप इसे सीक्वेंस में यदि लिखें 9, 10, 5, 4 और 5, तो इस जो अनुपात है सिर्फ आपको इस अनुपात को हल करना है। और डी की जो ए की जो वैल्यू है वो आपकी है 360। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले तो इस अनुपात को कैसे हल करना है मैं आपको यह बताने वाली हूँ। अगर यहाँ पर दोनों यूनिट बराबर है, यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर गुणा करूँगी 2 का, और यदि यहाँ 2 का किया तो मुझे यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आपका ये जो अनुपात हुआ 9:10:8:10, और इस 9 की जो वैल्यू वो है 360, मतलब 1 की वैल्यू हुई 40। आपको बताना है डी को पूर्णांक का कितना प्रतिशत, तो डी का आपको हुआ 400 और पूर्णांक है आपका 500 और आपको प्रतिशत निकालना है, तो 5 × 8 = 40, मतलब आपका 80%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म की 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण में 153 रुपये प्रति किलोग्राम का हो, तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 किस्मों की बात हो रही है। तीनों में से 2 की आपको कीमत यहाँ पर दी गई है, तीसरे की कीमत नहीं दी है, बाकी आपको तीनों का ओवरऑल दिया गया है। तीनों का आपको अनुपात दिया गया है, तो इस अनुपात में से यदि हम फर्स्ट की वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 1/4। सेकंड की वैल्यू देखें तो 135 × 1/4, और थर्ड की देखें तो x × 2/4, जो कि है आपके किसके बराबर, 153 के बराबर। अब आपको यहाँ से एक नया अनुपात मिलेगा, 126, 135, 2x और ये 4 जो है 153 में हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो जब 4 यहाँ 153 में गुणा होगा तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, 4 × 4 और 1 5, 5 612। अब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो इनकी जो कीमत है वो बराबर है 612 के। तो जो x की कीमत है वो बराबर होगी आपकी 175.50, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। यदि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है और उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए और स्त्रियों की संख्या टोटल संख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो उस नगर में स्त्रियों की जो संख्या है वह आपको बताना है। तो हमें पुरुष और स्त्री को मेल और फीमेल से यहाँ पर डिनोट करके आपको बताती हूँ कि जो टोटल है आपकी 15,000 है। अब इस 15,000 में से यदि आपने 8% मेल और 10% जो फीमेल हैं उनकी वृद्धि कर दी, तो ये जो संख्या है वो हो गई आपकी 16,300। तो सबसे पहले 15,000 थी, बाद में 16,300 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितनी वृद्धि हुई, 1300 की। तो जो 8% मेल है और 10% जो फीमेल है वो किसके बराबर है, 1300 के बराबर है। अब आपको यहाँ पर मेल और फीमेल की वैल्यू दी गई है। आप यहाँ से इस मेथड को करके इसे इजीली कर सकते हैं। 8 आप यहाँ पर 100 करें मेल और 10 मतलब आप 1/10 यहाँ पर फीमेल, जो कि बराबर है आपके किसके,
1300 के। अब हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ये आपका हो जाएगा कैंसिलेशन करने पर 4 मेल और आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 फीमेल, जो कि बराबर होगा किसके 65,000 के। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जो कि बराबर है आपके 65,000 के। अब आपको यहाँ फीमेल फीमेल फाइंड आउट करना है तो मैं इसे 4 फीमेल प्लस 1 फीमेल लिख दूंगी जो कि बराबर होगा 65,000 के। यहाँ से आप 4 मेल प्लस फीमेल जो है इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी, आपकी 15,000 और 15 चुको होता है आपका 60 प्लस फीमेल जो कि बराबर है 65,000 के, तो फीमेल बराबर होंगी आपके 5,000 के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में। देखिए मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14 मल्टीप्लाई 18.6 डिवाइड 12 प्लस 19.3। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो यदि आपको बोडामास रूल बहुत अच्छे से याद है तो बोडामास रूल अप्लाई करेंगे। बोडामास रूल क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको लगाना होता है ब्रैकेट को सॉल्व, फिर आपका ऑफ, फिर आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्रैकेट नहीं है तो आप सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे। तो यदि मैं 14 इंटू 18.6 में 12 से डिवाइड लगाती हूँ और जो भी आंसर आता है फिर हम इसमें 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18.6 में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 1 टाइम, यहाँ पर 6 लेफ्ट हुआ 1 और ये 5 60, फिर अगेन 6 देन 1.155। तो 14 इंटू 1 पॉइंट आपका 55 हुआ। क्योंकि बोडामास जो होता है डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 14 से 1.55 में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका हुआ 14 इंटू 570, ये 7, फिर अगेन 14 इंटू 570 7 आपका लेफ्ट हुआ 14 1 और 4 7 और 14 आपका 21। तो ये हुआ आपका 21.70। अब 19.3 में आप इसे ऐड करें तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्लस 6 रूट ऑफ 5 का आपको वर्गमूल फाइंड करना है। और जब भी आपको वर्गमूल फाइंड करना है मतलब इसे इस फॉर्म में आप क्रिएट करें कि ये स्क्वायर से आपका बाहर हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या मैं इस 6 रूट ऑफ 5 को मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्या मैं इसे 2 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2a इंटू बी आपके फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू रूट ऑफ 5 निकल कर बाहर आएगी। तो यदि मैं 3 प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करती हूँ तो आपको यही वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो कि आपका वर्गमूल करने पर आपको बचता है 3 प्लस रूट ऑफ 5। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे आज के। लास्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई, देखिए यहाँ सीधा सीधा आप चाप की लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करें, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ नहीं करनी। आपको 72 थीटा डिग्री दिया हुआ है, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू भी आपको दी हुई है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26.4। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस पेपर को भी ज़रूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस पेपर होंगे उन्हीं पर डिपेंड होंगे। हम क्वेश्चंस का लेवल ही बस इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।